बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वजीर खारजा बन गए हैं। मुतादिद चैलेंजेस हैं, क्या बड़े अहम चैलेंजेस होंगे ख़ास तौर पर इस मामले को लेकर के एक इत्तेहादी हुकूमत है, क्या तमाम इत्तेहादी वजारत खारजा के मामलात से खुश रहेंगे? जिस आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे थे, क्या उस तरह की आज़ाद खारजा पॉलिसी बिलावल भुट्टो दे सकेंगे? रूस अमरीका तनाज़ा जो है इस मामले में किस हद तक पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सकता है? सऊदी ईरान तनाज़े को लेकर चाइना अमेरिका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस मामले पर पाकिस्तान अपना किस हद तक रोल प्ले कर सकता है? ये बड़े चैलेंजेस हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए। क्या वज़ीर खारजा बनने का फैसला उनका इस मौके पर दुरुस्त है? इसके अलावा आज भी गवर्नर पंजाब ने हलफ नहीं लिया हमजा शहबाज से और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि असम्बलियाँ अगर अदालतों ने ही चलानी है तो फिर बता दें। ये एक ऐसा मामला है जिसको लेकर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि पार्लिमानी और अदालती हुदूद के तनाज़े में क्या आइनी तरमीम नागुज़ीर हो गई है? प्रोग्राम के आखिर में बात फराह खान स्कैंडल की करेंगे। इमरान खान की साख को कितना नुकसान पहुँचेगा इस मामले को लेकर, क्योंकि नैब ने भी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। अपने मेहमानों को आपसे तारुफ करवाऊँगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार शहजाद चौधरी साहब ने और सीनियर तजियाकार सज्जाद मीर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तजियाकार अंबर शमसी साहिबा और सीनियर तजियाकार नसीम सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद मीर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी क्या वजीर खारजा बनने का फैसला दुरुस्त है मौजूदा हालात में? बारे में कहा जाता है ना कि जो गलत भी हैं दुरुस्त भी हैं, तो ये एक ऐसा ही फैसला है जो कई लिहाज से गलत भी है और कई लिहाज से दुरुस्त भी है। दुरुस्त इस लिहाज से है कि अगर पीपल्स पार्टी को कोलिशन में शामिल होना है, कोलिशन में शामिल होना है, तो उन्हें नंबर 2 पोजीशन हासिल करनी है। और आमतौर पर समझा जाता है कि नंबर 2 पोजीशन जो होती है वो वजीर खारजा की होती है, इसलिए अगर बिलावल को वजीर खारजा बनाया जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन देखना ये है, और ये भी था कि एक लेगेसी खानदान की है कि भुट्टो साहब वजीर खारजा रहे थे पाकिस्तान के, इनके नाना, और ये भी कहा जा सकता है कि शायद इस खानदान की खून में एक खारजा अमूर के बारे में, बेनज़ीर के बारे में भी कहा जाता था, एक ट्रेनिंग भी शामिल थी। लेकिन पहले तासुर ये था कि शायद ये चेयरमैन प्लानिंग कमीशन वगैरह के जॉब जो होते हैं वो वजारत वो लेंगे, ताकि ये इनकी ट्रेनिंग हो सके, किस तरह स्टेट की जो क्राफ्ट है उसको चलाया जाता है, हुकूमतें कायम की जाती हैं। लेकिन गालिबन फिर यही फैसला किया गया कि इन्हें वजीर खारजा बनाया जाए। और इनकी मेरे ख्याल देखिए जो इनकी नंबर 2 है हिना रब्बानी खान, वो बेहतरीन इंतखाब है। गालिबन इनकी ट्रेनिंग के लिए इनकी नंबर 2 को रखा गया है। ये इनकी किस्मत है कि चेयरमैन के लिए को चेयरमैन जो होता है इनका वालिद रखा जाता था, अब इनकी जो नंबर 2 रखी गई है वो गोया इनकी तरबियत के लिए इंतजाम किया गया है। जी। पार्टी पीपल्स पार्टी में बड़ी खूबी है कि उनकी वो अपने बंदों की तरबियत भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, फीडबैक भी देते हैं, और उनके पीछे खासी तैयारी भी होती है, होमवर्क भी होता है, जिसमें कोई शक नहीं है। ये तो है पॉजिटिव बातें। नेगेटिव बात ये है कि क्या अगर बिलावल कई खूबियां रखता है, सियासी तौर पर भी कई उसमें अच्छाइयाँ हैं, कई तौर पर उसने सियासी मैदान में बहुत अच्छी तकरीरें भी की हैं, वो अंग्रेज़ी भी अच्छी बोलेगा, लेकिन क्या जो सफारतकारी की मनूवरिंग होती है उसमें वो एक्सेल कर सकेगा? वो कोई ऐसा काम कर सकेगा जिसमें कहा जा सके कि ये काम बिलावल ने किया है, बिलावल की एक लेगेसी छोड़ी है? या यही होगा कि काम हिना रब्बानी खड़ करती रहेगी या फॉरेन ऑफिस करता रहेगा, ये बयान देते रहेंगे, ऐसा ही होता रहेगा और इनका इमेज बिल्डिंग हो पाएगा। अब सऊदी अरब गए हैं, सऊदी अरब में मेरा ख्याल में ज़्यादा काम नहीं है बिलावल का या जरदारी का या किसी और का, यहाँ शहबाज शरीफ ही को काम करना है। हाँ, चाइना जाके पता चलेगा कि जरदारी ने कितना काम किया था, किया भी था, या शोरा बाद में उसका कर दिया गया, और ज़्यादा काम जो है वो शहबाज शरीफ का है, और शहबाज शरीफ की वहाँ खासी इज्जत भी है। तो इन तमाम मामलात में हाँ, अमेरिका के हवाले से हो सकता है कि बिलावल यूज़फुल साबित हो, और अमेरिकन भी उसे पसंद करते हैं और करते होंगे यकीनी तौर पर। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बिलावल का बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ा इम्तिहान है, शायद उससे बड़ा जितना वो होगा। लेकिन अगर उसे इस वज़ारत में आना था तो ये नंबर 2 ओहदा ही कबूल करना था, और अगर पीपल्स पार्टी को कोई पॉजिटिव रोल अदा करना है तो उसे यही चाहिए कि इस मामले में जी। कोई पार्टीजन रवैया इख्तियार करने की बजाय एक कोलिशन पार्टनर का रवैया जो है वो इख्तियार करे। राइट। अंबर, आप क्या समझती हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा तो बन गए, इस मौजूदा सूरत हाल में वजीर खारजा बनने का फैसला दुरुस्त है?
देखिए, मैं समझती हूँ उनकी अपनी जो कहेंगे ज़ाती ग्रोथ जो है बतौर सियासतदान उसके लिए ज़रूरी था। क्योंकि हमने देखा कि चाहे इंतखाबी सियासत हो, चाहे पार्लिमानी सियासत हो, वो चेयर भी थे कौमी असम्बली में ह्यूमन राइट्स कमेटी की और बहुत मुतहर्रिक भी रहे हैं। तो ये अगला मरहला था कि एक वज़ारत सँभाले और ऐसी अहम वज़ारत सँभाले। जो अभी बात हुई हम सबको मालूम है उनके नाना भी वज़ीर ख़ारजा थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी साख में और पीपल्स पार्टी का जैसे इससे पहले भी सजाद मीर साहब भी बात कर चुके हैं, उनका ज़ाहिर एक चाहे कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार हो, एक रोल, एक मौक़िफ़ ये सब सामने आता रहा है और ही इज़ वेरी प्रेज़ेंटेबल एज़ वेल बात ही अच्छी करते हैं। जहाँ तक आप अगर सवाल है कि आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं, देखिए, ये मैं कह सकती हूँ कि इमरान खान साहब इक़्तिदार हटने के बाद आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो खुद भी जब इक़्तिदार में थे, तो जब उन्होंने सऊदी अरब की नाराज़गी को नहीं वो सँभाल सके और मलेशिया और तुर्की में जो एक एक साथ एक ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं कर सके। जब चीन के उन्होंने जो सीपेक के मुआहदे हैं, वो खुलवाने की कोशिश की थी, बात हुई थी उनके वज़रा ने भी बात की थी, वो भी नहीं कर सके। तो मैं समझती हूँ कि कोई भी वज़ीर-ए-आज़म, कोई भी हुकूमत जो है, बिल्कुल मतलब एक एक फुल आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी तब तक नहीं कर सकती जब तक माशी हालात ऐसे हों कि हम इंडिपेंडेंट हों। आप तभी आँखें दिखा सकते हैं जब आप मुआशी तौर पर मज़बूत हों। और हमें ये नज़र आता है कि ज़ाहिर है सऊदी अरब का जो दौरा है उसमें बिल्कुल बिलावल भुट्टो ज़रदारी का होना अच्छी बात है, बहुत मुस्बत बात है। लेकिन हमें पता है कि वो भी हमें एक हमें मजबूरी है हमारी क्योंकि हमें पैसे चाहिए। हमें अपने फॉरेन करेंसी रिज़र्व जो हैं उनको थोड़ा-सा एडिशन उसमें डालना है। हमें अपना जो कर्ज़ा जो गुज़िश्ता हुकूमत बेतहाशा छोड़ के गई है, जो 10 साल से नहीं जितना कर्ज़ा था उससे तिगना जो कर्ज़ा छोड़ के गई है, तो ज़ाहिर है हमें कुछ रोल ओवर करना है, अपना डेट भी करना है। हमें ऑयल डिफर्ड फैसिलिटी जो अक्सर हमें सऊदी अरब से मिलती है वो भी माँगनी है। तो ये वो वाले हालात नहीं हैं जो हम कह सकते हैं हम आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी जो है इख्तियार कर सकती है। दिलचस्प मेरे ख़्याल में जी। बात होगी क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बहुत मज़बूत मौक़िफ़ रहा है। आपने उनकी वालिदा साहिबा को जो थ्रेट्स थी उनको उनके ख़िलाफ़ जो ख़ुदकुश हमला भी हुआ था जिसके वजह से वो शहीद भी हुई थी, वो भी सामने है। तो अफ़गानिस्तान की जानिब और जो वहाँ तालिबान हुकूमत है उनकी जानिब क्या रवैया रहेगा, क्या जी। स्टेटमेंट्स रहेंगी, मेरे ख़्याल में कि ये दिलचस्प बात होगी। वो ठीक। नज़र आएगा वो कितना डेलिकेटली इसको हैंडल भी कर सकते हैं। ठीक है। और आखिर में कहूँगी कि मैं एक जो उम्मीद रखती हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मैं ये बात ख़त्म करना चाहती हूँ कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान जो अहम ख़ारजा उमूर थे वो पार्लिमान में पेश नहीं होते थे। उस पे बातचीत नहीं होती थी, कंसेंसस नहीं तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिवायत बरकरार रखी, मैं उम्मीद करती हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कि वो जवाबदेह भी होंगे पार्लिमान के ठीक। सामने। हालाँकि ऑपोज़िशन तो बराए नाम है, लेकिन कंसेंसस ज़रूर डेवलप करें अहम ख़ारजा उमूर पर। बिल्कुल। शहजाद चौधरी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा बने, क्या मौजूदा हालात में उनका वज़ीर ख़ारजा बनने का फ़ैसला दुरुस्त है? देखिए, सियासी तौर पर तो मुझे लगता है दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो बनना चाहते थे क्योंकि उनकी ज़ाती ख्वाहिश थी। ज़ाती ख्वाहिश इसलिए थी कि उनके नाना वज़ीर ख़ारजा थे और फिर उनकी वालिदा की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो वज़ीर ख़ारजा रहती या बनती, बल्कि एक दो बार तो उन्होंने एक्ट भी किया एज़ अ वज़ीर ख़ारजा। तो इस वजह से वो उस कंटिन्यूटी अपनी फैमिली की हिस्ट्री को एक मेरे ख़्याल में जिस तरह एक इमोशनल अटैचमेंट होती है इस जगह से वो करना चाह रहे थे। दूसरा वो शायद ये भी समझते हों कि वो चूँकि वेस्ट को इमरान खान साहब की तरह, इमरान खान साहब तो हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन शायद ये भी थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो शायद कोई तल्लक बेहतर बनाना चाहें और उनकी बहरहाल ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इससे ज़्यादा गेन कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे हम कह रहे हैं 1 साल का वक़्त है, इसमें बेसिकली बुनियादी तौर पर मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? जी। जी। जी, जी, चौधरी साहब कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, वो मुझे क्योंकि आवाज़ बीच में आ रही थी, कोई जी, मैंने जी। कहा शायद मेरी आवाज़ आपको नहीं पहुँच रही है। तो मैं ये कह रहा था कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं ये देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है इनके पास, ये इस हुकूमत के पास, तो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस मेरे ख़्याल है शरीफ्स का अपना है, जहाँ-जहाँ पे ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया, चाइना,
इस 1 साल के अरसे में जो उनके पास है, अगर सऊदी अरेबिया और चीन के साथ जो मामलात हैं, वही अगर सीधे हो जाएँ, दुरुस्त हो जाएँ, वेस्ट एक तरह से थोड़ा-सा ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल इस तरह हो गया है कि इमरान खान साहब का रवैया काफ़ी जारहाना था, तो वो अब ज़ाहिर है कि वो नहीं रहा। तो इसलिए जब आप ये चीज़ें देखते हैं, तो लगता है कि ये एक बड़ा लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड रोल है। इसमें एज़ अ लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, जो कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, उनको वज़ीर ख़ारजा का कोई रुतबा या ये पोज़ीशन कोई बहुत ज़्यादा मुनासिब लगती नहीं है। बेहतर था कि वो ये ना लेते और अपनी पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते। और दूसरी बात, उनकी जो डिप्टी हैं, वो तो ऑलरेडी वज़ीर ख़ारजा रह चुकी हैं और बहुत काबिल वज़ीर ख़ारजा रह चुकी हैं। तो अभी भी वो बुनियादी तौर पर वही शायद ज़्यादा काम करेंगी, लेकिन चूँकि ये अपना नाम रखना चाहते थे, रख लिया। मेरी नज़र में ज़रूरी नहीं था इनका वज़ीर ख़ारजा बनना। ठीक। नसीम साहब, आप क्या समझते हैं, दुरुस्त फैसला है बिलावल भुट्टो का मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर ख़ारजा बनने का? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो टेस्ट मैच के खिलाड़ी हैं और उन्होंने T20 को इस वक्त चूज किया है। लेकिन चले ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। बात यह है कि इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान में पॉलिटिक्स चल रही है, उस वक्त इन्होंने कुछ ना कुछ तो नेट प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह ये पहली दफ़ा इंतखाब जीत के कौमी असम्बली में आए और हम प्रेस गैलरी से देखते रहते हैं कि उन्होंने बड़ा एक्टिवली पार्ट उसमें प्ले किया है। वो रेगुलर कौमी असम्बली में आते थे, डिबेट्स के अंदर हिस्सा लेते थे, खड़े होकर तकारीर करते थे। तो उनकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मेरे साथियों ने कहा कि उनके नाना वज़ीर ख़ारजा थे, उनकी वालदा का भी वज़ारत ख़ारजा की तरफ बड़ा रुझान था। लेकिन दूसरी तरफ हम भूल रहे हैं कि उनके वालिद साहब आसिफ अली जरदारी साहब भी एक बहुत ज़ीरक सियासतदान है, बड़ा तामल मिजाजी है उनके अंदर। और आप देख लें कि उन्होंने कितनी सऊबतें बर्दाश्त की। उसके अलावा वो विन विन पोजीशन में है। तो उनकी बेसिकली जो बिलावल की ट्रेनिंग है वो तो आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं और वो यही चाहते थे कि उनको अगर वज़ारत आज़मा के कैंडिडेट हैं। हमने पिछले दिनों आसिफ अली जरदारी साहब से पूछा, प्रेस गैलरी से जब निकल रहे थे हम, तो हमने उनसे पूछा कि आप बताइए कि क्या वज़ारत ख़ारजा में जाएंगे, वो वज़ीर ख़ारजा बनेंगे? तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म। यानी उनके जहन में ये है कि मैंने बिलावल को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाना है। लेकिन जहाँ पे भी बात हुई, उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस के लिए उनको ज़रूर इस वक्त वज़ारत ख़ारजा जाना चाहिए। जहाँ ये कहा गया कि ये दो नंबर मतलब वज़ीर आज़म के बाद वज़ारत ख़ारजा का बड़ा अहम रुतबा है। लेकिन आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि हमारे मुल्क में वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दिफा कहाँ से चलती है। तो उन इदारों के साथ भी लाइजोन करने का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मौका मिलेगा। जिस तरह से जाद मीर साहब ने कहा कि नंबर 2 हिना रबानी खैर उनकी ट्रेनिंग करेंगी। वैसे यहाँ पे हैरानी वाली बात है, यूजुअली तो ये होता है कि नंबर 1 अपने नंबर 2 की ट्रेनिंग करता है, तो यहाँ पे नंबर 2 से जो है वो ये ट्रेनिंग लेंगे। तो देखना ये है कि वो किस तरह इंडिया के साथ डील करते हैं, रशिया के साथ डील करते हैं। जो हमारा CPEC चाइना के साथ चल रहा है, वो आपको पता है कि इंडिया को पसंद नहीं है, बाकी कंट्रीज USA भी इतना इंटरेस्टेड नहीं है। तो देखते हैं कि वो इसको कैसे लेके चलते हैं, USA के साथ रिलेशंस कैसे वज़ीर ख़ारजा बनने का फैसला हैं। दुरुस्त समझते हैं आप नसीम साहब? जी, मेरे ख्याल में दुरुस्त फैसला है, क्योंकि इस जब फील्ड में आप आए हैं तो आपको कम से कम प्रैक्टिस के लिए तो कोई ना कोई वजारत लेनी चाहिए ना, ताकि वज़ीर आज़म पहुंचते पहुंचते कम से कम आपकी ट्रेनिंग हो जाए। क्योंकि बड़ी यंग एज है उनकी वज़ीर आज़म बनने के लिए। तो अगर उससे पहले उनको वज़ारत ख़ारजा से ट्रेनिंग मिल जाएगी तो ही वुड बी अ गुड प्राइम मिनिस्टर इन फ्यूचर, इफ गॉड नोज। ठीक, आपका पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पार्लिमानी और अदालती हुदूद के तनाज़े के हवाले से क्या आईनी तरमीम नागुज़ीर हो गई है। ब्रेक के बाद पर बात करेंगे। वेलकम बैक। हमजा शहबाज का हलफ आज भी ना हो सका है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि अदालत ने गवर्नर को कोई हुक्म दिया ही नहीं है। अब इस मामले को लेकर परवेज़ इलाही का भी एक बयान सामने आया। स्पीकर पंजाब असम्बली, उन्होंने कहा कि अगर असम्बली अदालतों नहीं चलानी है तो फिर बता दें। शहजाद चौधरी साहब क्या समझते हैं, पार्लिमानी और अदालती हुदूद का जो ये तनाज़े है, इसमें कोई आईनी तरमीम नागुज़ीर हो गई है? देखिए, इसकी एक खबर तो मैं भी देख रहा था कि शायद जो हमारी वफाकी हुकूमत है वो चंद लोगों के खिलाफ, स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर गालिबन कौमी असम्बली के जो अब नहीं हैं, और सदर और गवर्नर और इन लोगों के खिलाफ कोई आर्टिकल 6 का या किसी किस्म का मुकदमा बनाने चाहती है या बनाने जा रही है, या कम से कम इसका एक मुकदमा बना के अदालत में लेके जाएगी। सिमिलरली गवर्नर के बारे में बात की जा रही है। अब इससे होगा क्या? होगा ये कि सदर वगैरह तो चलें, एक मुकदमा आईनी हदूद के अंदर, आइन के अंदर रहते हुए शुरू हो जाएगी बहस अदालतों के अंदर, अगर ये अदालत में लेके जाना चाहते हैं। गो के आइन बड़ा वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर है, उसमें किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं है। अगर आप इबहाम क्रिएट करना चाहते हैं तो आसानी से इबहाम क्रिएट किया जा सकता है। यही
हमारे जो वकला हैं उनका खासा है, और हर वकील का ये खासा है कि जहाँ पे मुश्किल खड़ी करनी हो वो मुश्किल खड़ी करने के 100 बहाने ढूंढ लेते हैं। तो जहाँ पर आपकी मर्जी और नीयत, देखिए आइन क्या चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सब लोग एक अच्छी विल के साथ, एक अच्छी स्पिरिट के साथ एग्री करते हैं कि इस तरह मामला चलाए जाएंगे, चाहे वो हुकूमत और लोगों के बीच में हो, रियासत और लोगों के बीच में हो, या हुकूमत और अपोजिशन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर हो। और जहां पर एक ग्रोह की मर्जी ना हो, एक तरफ की मर्जी ना हो, तो वो आप वहां पे वो रुकावट डाल देगा। पंजाब के असरात क्या होंगे, पंजाब में क्या हम गवर्नर रूल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर वहां 25 दिन से कोई वजीर आला नहीं है और कोई उस्मान बुजार के खिलाफ भी लेके चला जाएगा कि ये है या नहीं है, इसका इस्तीफा कबूल हो गया या नहीं हो चुका, तो क्या गवर्नर रूल लग जाएगा? इस बहस में उलझने के बाद हमजा शहबाज वैसे ही बैठे रह जाएंगे। लकीली वफाक के अंदर एक हुकूमत बन चुकी है, लेकिन एक बहस उलझने का मतलब ये होगा कि सदर पाकिस्तान को जो फैसले करने हैं, मिसाल के तौर पे गवर्नर से ये कहना कि हलफ लिया जाए, वो नहीं लेंगे जब तक ये तमाम मसाइल और इनके ऊपर कोई कंक्लूसिव किस्म का डिसीजन नहीं आ जाता कोर्ट्स के अंदर, अगर ये कोर्ट में मामले जाएंगे। तो बात उलझने जा रही है, बहुत ज्यादा उलझने जा रही है अगर ये रास्ता अपनाया गया। जी। तो मेरा ख्याल है कि शायद इसके अलावा और कोई चारा भी ना हो, लेकिन पंजाब के अंदर जिस किस्म का इस वक्त गंद पड़ा हुआ है, उस गंद को कोई निकालने का, साफ करने का तरीका होना चाहिए। मेरा अपना ख्याल ये है कि फिलहाल अदालतें हैं, कहीं ना कहीं पे किसी और को भी साथ शामिल होना पड़ेगा इस मशीन को चलाने के लिए, ठीक ताकि ये मामला अब आगे की तरफ चले। ठीक। अंबर साहब, आप क्या समझती हैं, पार्लिमानी अदालती हुदूद के तनाज़े को लेकर आईनी तरमीम नागुज़ीर है? देखिए, किसी को तो अब somebody has to be the adult in the room. हमें पता है कि आइन बहुत वाज़ेह तौर पर क्या कहता है कि किस तरह से एक जो चीफ मिनिस्टर है उसको मुंतखब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन पंजाब में जो हो रहा है, मेरे ख्याल में कि ये एक ही मैं कहूँगी, एक फिल्म का पार्ट 2 है ना, मैं नहीं मानूंगा पंजाब एडिशन। और इसका नुकसान किसको हो रहा है? पंजाब की आवाम को ही हो रहा है। पंजाब की आवाम जो है, उनके 25-26 दिन से कोई हुकूमत नहीं है, कोई फंक्शनल गवर्नमेंट नहीं है। वहाँ डीज़ल की किल्लत है, वहाँ किसान जी। जो है वो डीज़ल नहीं भर रहे ट्रैक्टर में, तो गंदम की कटाई नहीं हो रही। ये किसको नुकसान हो रहा है? तो ये मेरा ख्याल में कि एक ज़िद पकड़ी हुई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने और साथ परवेज़ इलाही साहब ने। इससे वो लोगों का नुकसान कर रहे हैं। जमहूरियत, आइन, उसको तो नुकसान अलग है। ठीक। फिर मैं कहूँगी कि ये जो आर्टिकल 6 जो मैं कहूँगी, मैं समझती हूँ कि आइन शिकनी के तहत अगर ये कार्रवाई करने जा रही है मौजूदा जो यूनिटी गवर्नमेंट है, ये भी एक गलती होगी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि खिलाफ वर्जी ज़रूर हुई है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आप देख लें, जब पार्लियामान को तोड़ा गया था। लेकिन चलिए, अगर उसको एक तरफ ठहरने देते हैं, तो ये जो माहौल है ये और कड़वा हो जाएगा। राइट। इमरान खान साहब पहले अदालतों और जजों पे सवालात अपने लोगों के ज़रिए और ख़ुद उठवा चुके हैं कि 12 बजे क्यों खुली थी अदालत वग़ैरह जी। वग़ैरह। तो ये मज़ीद तसादुम की सूरत हाल जो है, इसको फिर कौन ठीक ठीक। करेगा, इसको कौन दुरुस्त करेगा, ताकि जो पंजाब की आवाम है उनको फ़ायदा हो। नुकसान तो उन्हीं का है। बिल्कुल। नसीम साहब, क्या समझते हैं, पार्लिमानी अदालती हुदूद का तनाज़ा आईनी तरमीम नागुज़ीर हो गई है? देखिए, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि इनके बिल्कुल अपने अपने जो आईनी तकाजे हैं वो पूरे होने चाहिए कि इनके हदूद अरबा क्या है। जिस तरह कौमी असम्बली में वाक़यात पेश हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 69 को जो है, वहाँ पे सब लोग ये कहते रहे कि 69 के तहत पार्लिमानी अमूर में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो ये अदालतें जिस तरह हुक्म देती हैं असम्बली को या पार्लिमान को, वो कुछ बहुत ही अजीब सा लगता है, क्योंकि बात यह कि पार्लिमान ने अपने फैसले पार्लिमान के अंदर करने हैं। अगर एक तरफ आप देखें कि 63A का मामला था, जहाँ पे लोगों मुनहरिफ हुए थे किसी पार्टी से, अगर उसका फैसला जल्दी कर दिया जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती, लेकिन उसको इतना लटकाया गया कि अभी उसको ईद के बाद तक के लिए उन्होंने कर दिया है। यहाँ पे भी उस बात का फैसला नहीं हुआ। हॉर्स ट्रेडिंग खुलेआम हो रही है, तो वहाँ पे आइन और कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, लेकिन किसी को वजीर आज़म बनाने के लिए उसको अदालत में बुला के उससे पूछा जाता है कि आपकी क्या राय है। और उसके बाद यहाँ पे भी आप देखें, पंजाब असेंबली में भी हमजा के लिए, हलफ के लिए बार बार कोर्ट कह रहा है। कोर्ट ये नहीं कह रहा कि जो मुनर्रिफीन ने वोट दिए उनको, उसके बारे में उनकी क्या राय है, उसके बारे में भी तो उनको राय देनी चाहिए ना। वहाँ पे भी तो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। अगर उसके ऊपर स्पीकर ने या गवर्नर ने स्टैंड लिया हुआ है आइन के ऊपर, तो एक जो तबका है वो कहेगा कि वो गलत कर रहे हैं, दूसरा तबका ये कहेगा कि वो सही कर रहे हैं। इसके फैसले किसने करने? जो भी
आइन साजी है, कानून साजी है, वो पार्लियामान का काम है। लेकिन हमने देखा है कि सूबाई असम्बली हो या कानून अपने कौमी असम्बली हो, वहाँ पे किस तरह लड़ाई और झगड़े होते हैं, और जो उनका काम है कानून साजी करना, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। मुझे याद है कि जब रजा रब्बानी साहब जो पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, जब उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर वोट दिया था तो उन्होंने रोते हुए कि मेरा दिल रो रहा है, लेकिन क्योंकि ये वोट पार्टी की अमानत है लिहाजा मुझे देना पड़ रहा है। तो बाकी जगह वोट पार्टी की अमानत नहीं है क्या? क्या पीटीआई के जो लोग मुनरिफ हुए या कोई पीएमएलएन से मुनरिफ हो, अगर उनकी सीट पे जीता है, ये कैटेगोरिकली इसमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता। अगर वोट देने के बाद उसके ऊपर आपने कोई कानून लागू करना है तो वो तो ऐसी है कि एक बंदा कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाया जाए, वो कहे नहीं नहीं, जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक तो हम कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। तो वो जब बंदा मर जाएगा तो उसके बीवी बच्चों को अगर इंसाफ मिलेगा तो वो क्या इंसाफ मिलेगा? तो अगर मुनरिफ अरकान ने वोट डाल दिया और उसके बाद उनको कोई सजा मिलती है तो जिसके खिलाफ वोट डाला, तो आप समझते हैं आईनी तरमीम नागुज़ीर है? जी जी बिल्कुल नागुज़ीर है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। ठीक नसीम साहब। सज्जाद मीर साहब, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वजारत आला का हमजा शहबाज आज भी हलफ नहीं उठा पाए। ये जो पार्लिमानी और अदालती हुदूद का तनाज़ा चल रहा है, इसमें आप समझते हैं कोई आईनी तरमीम होनी चाहिए, अब नागुज़ीर हो गई है? है अपने काम में, लेकिन अगर कोई आइन शिकनी हो रही हो, चाहे पार्लियामेंट कर रही हो, चाहे फौज कर रही हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेसी कर रही है, चाहे कोई भी इदारा कर रहा हो, उसका फैसला कौन करेगा? हमारा आइन कहता है कि उसमें आखिरी जो हतमी फैसला है वो अदालत करेगी, चाहे ये फैसला अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। नवाज शरीफ का फैसला बहुत से लोगों को बुरा लगा था और ये समझा गया था कि अदालत ने अपनी हदूद से तजावुज़ किया है, पर उसे मानना पड़ता है। तो हमें एक बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि अदालत किसी ऐसी बात में इंटरवीन नहीं कर रही। वो कह रही है कि भाई इलेक्शन हुए हैं, अब हलफ लो। अब परवेज इलाही साहब बोल रहे हैं कि उनके बिहाफ पर जो खुद कैंडिडेट है वो आज कहते हैं जी यहाँ बुजदार साहब वजीर आला है। भाई आप किस चीज़ के उम्मीदवार थे? वो कहते हैं शरीफ बदले नहीं। हाँ ठीक है, शरीफ बदले नहीं है, लेकिन चौधरी बदल गए। चौधरीयों की एक लेगेसी थी, एक उनका वकार था, एक उनका एहतराम था, सूबे में एक उनकी वज़हदारी थी। और मुझे तो ये अफसोस होता है कि ज़हूर लाई का ख़ानदान और मंजूर लाई का ख़ानदान फिर अलग अलग हो गए। वो बैठे हुए हैं मिनिस्टर बन के वफाक में, ये यहाँ अपनी वज़ारत आला के लिए लड़ रहे हैं। और चौधरी शुजात इस उम्र में बेचारे पता नहीं किस सूरत हाल से दो चार होंगे, मैं कुछ कह नहीं सकता। बात ये है कि ये जो गवर्नर है ना, ये तो गवर्नर यक शबी की जो फप्ती कसी जाती है ना कि एक रात का गवर्नर बना हुआ, कल गवर्नर बना आज मसनद नशीं हो गया, उस तरह का गवर्नर। ये गवर्नर है कहाँ का? अब वो रिपोर्टें लिख रहा किया जा रहा है, वो सारे वो काम किया जा रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जो कौमी असम्बली में हुआ था, और अगर 12:15 पहले असद कैसर ना उठते और ये कहते कि जी कोई पार्लियामेंट कोई कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता, कोर्ट ने अदालतें लगा ली थी, खोल ली है सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी, तो आपको फैसला करना पड़ा, तो पाकिस्तान का हाल क्या होता उस वक्त? इस वक्त भी लाहौर हाई कोर्ट कह रहा है कि जो इलेक्शन हुआ है हमने उसको मॉनिटर किया है, हमारे बंदे भी वहां थे, वो इलेक्शन ठीक हुआ है, अब हलफ लें। ये कहते हैं मैं हलफ नहीं देता। एक दिन में गवर्नर बने और गवर्नर जी दिखा रहे हैं। मुझे तो हैरानी आरफ अलवी पे आ रही है, जो मेरे दोस्त भी हैं, और बड़े मुझे अफसोस हो रहा है कि वो किस अंदाज में सूरत हाल को लेकर चल रहे हैं। तो बहरहाल ये पार्लियामेंट और इनके जो इख्तियारात है ये तो आइन में वाजे हैं, कोई इसमें फर्क नहीं है। अगर ये हलफ नहीं लेते तो ये कोई अकड़ थोड़ा सकते हैं जी, कोई आइन के मुताबिक नहीं हलफ नहीं देना, तो फिर क्या होगा? फिर अदालत ही बोलेगी ना जी, और कौन बोलेगा? या फौज बोलेगी। शहजाद चौधरी साहब ने इशारा किया था, या फिर वो लोग अपनी कुव्वत जाहिर करें जिनको जाहिर करना होती है, ठीक कहा है वो। अब भी अगर थोड़ी सी कुव्वत दिखा दी जाए, जिस तरह उस रात कहते थे कि हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, या कहते थे मुलाकातें हो रही हैं, या कहते थे कि अदालतें खुलवा दी गई हैं, या कहते थे कि कुछ हो रहा है, तो इस तरह की सूरत जरा दिखाया जाए तो ये भी लोग मान जाएंगे। मुझे पता है इन पे कितना बिल्कुल ठीक है मीर साहब, आपका पॉइंट आया। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फराह खान इल्जामात के हवाले से। नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया है, इमरान खान की साख को इससे कितना नुकसान पहुंचेगा? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। फराह खान पर लगे इल्जामात की नैब ने बिलाखिर तहकीकात का आगाज कर दिया है। अंबर शमसी, क्या समझती हैं आप, इमरान खान की साख को इससे कितना नुकसान पहुंचेगा? जाहिर है जो लोग इमरान खान साहब
को पसंद करते हैं वो तो यकीन नहीं करेंगे, ख़ास तौर पर क्योंकि जो इस वक्त हुकूमत है वो उनकी मुखालिफ है, जैसे हमने देखा। लेकिन फराह खान का केस जो है बहुत दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ जब फवाद चौधरी साहब साबिक वजीर इंफॉर्मेशन जो है उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि वो कौन है, हालांकि वो सेनेट की एक सीट, पीटीआई की सीट की उसकी कवरिंग कैंडिडेट भी थी उनके साथ। उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो स्कार्फ है वो भी पहनाया गया था। वो बुशरा बीबी साहिबा और बनी गाला में इमरान खान साहब के साथ उनके लग रहा था, नज़र आता था कि करीबी ताल्लुकात है। और जो बहुत सारी ऐसी तफसीलात जो इस वक्त उनकी जो वेल्थ है उसके हवाले से जो सामने आई हैं कि कहाँ कहाँ ज़मीनें, अल-कादर यूनिवर्सिटी जो एक ट्रस्ट कायम दिया गया, उसमें सिर्फ 37 ऐसे असातिज़ा हैं जो बिजनेस पढ़ रहे हैं, वो रूहानियात पढ़ भी नहीं रहे, जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का ख्वाब था, और वो कितना पैसा उनको वहाँ ट्रांसफ़र हुआ। तो मेरे ख्याल में कि तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन क्या जो इमरान खान साहब के वोटर सपोर्टर हैं वो मानेंगे? वो तो कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसा ही नज़र आ रहा है कि जो कल्ट है इमरान खान साहब का, उसको तो धचका नहीं लग सकता। वो इमरान खान साहब जो मर्ज़ी कह लें, कर लें, उनके बारे में जो कुछ आ जाए, तो वो तो नहीं मानने वाले। लेकिन ये हो सकता है ज़रूर, जो अनडिसाइडेड होते हैं लोग, जो किसी पार्टी की तरफ नहीं होते, वो शायद थोड़ा बहुत सुने कि या माने। इतना ही मैं राइट। कह सकती हूँ। बाकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन फेयर होनी चाहिए। ऐसी प्रोसिक्यूशन या तहकीकात नहीं होनी चाहिए जैसे शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और इनके खिलाफ थी। तो ठीक ये है। अभी देखने की बात है कि क्या नैब वाकई इंडिपेंडेंटली कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और क्या कुछ निकलेगा, और क्या वो काबिल कबूल भी होगा या नहीं तो होगा। आपने कहा इमरान खान के हामी मामलात को मानेंगी नहीं, तो हम क्या समझे आपका जवाब? इमरान खान की साख को नुकसान नहीं पहुंचेगा? देखिए मिक्स्ड है, मैं कैसे कह सकती हूँ कि नुकसान नहीं पहुंचेगा। जैसे मैंने कहा, जो ठीक है। इंडिपेंडेंट है, अनडिसाइडेड है, वो शायद मान लें जब तक ये सारी मामलात खुलेंगे। अभी तो अभी तो आगे बढ़ना है। ठीक। जो हामी हैं, जो सपोर्टर हैं, वो तो ज़ाहिर है नहीं मानेंगे, कि वो तो कहेंगे कि ये उनको सियासी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। तो लेट्स सी, आई मीन आई ठीक। थिंक स्मॉल परसेंटेज होती है जो वोट स्वे करती है, ये उन्हीं पर मेरे ख्याल में उनको उन पर असरअंदाज होने की मेरे ख्याल में कोशिश भी है। और जाहिर है कुछ ऐसे मामलात हैं उनकी, जो जैसे मैंने कहा, उनकी जो असासों के हवाले से जो सामने आए काफ़ी परेशान कुन है, तो एटलीस्ट ठीक है। सामने तो अवाम के सामने रखा तो जाना चाहिए। ठीक। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान की साख कितनी मुतासिर होगी? नैब ने जो तहकीकात का आगाज़ किया फराह खान के खिलाफ। अच्छा, ये इमरान की साख तो यहाँ तो मुतासर होती ही नहीं है, या फिर बहुत मुतासर होती है। इसलिए इमरान की साख की तो मसला नहीं है, मसला फराह खान का है। फराह खान, कोई शक नहीं है कि इमरान की शादी जिस घर में हुई थी, फराह खान का घर था, और उसकी 2 वक्तों पे जो 2 तस्वीरें जारी की थी डर्टिकल किस्म की, वो फराह खान के घर की थी, और फराह खान वहाँ मौजूद थी। राइट। और बुशरा बीबी जहाँ भी जाती थी, जहाँ भी कोई पनाहगाह बनाती थी, जहाँ कोई यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करती थी या इंस्टीट्यूट बनाती थी, तो उनके साथ एक ही खातून हुआ करती थी, उसका नाम फराह खान था। इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी कुर्बत जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब साहिवाल का वाक़या हुआ था, पाकपटन के डीपीओ को बरतरफ किया गया, रिजवान को, तो उसने ये बयान दिया था कि जब मैं चीफ मिनिस्टर हाउस पर आपको बुलाया गया, तो उस वक्त एक साहब से बुलाया गया और तारफ़ कराया गया, ये मेरे दोस्त हैं, उसका नाम जमील गुजर था, वो इन्हीं के मियाँ थे। पंजाब में हर आदमी को, हर शख्स को मालूम है कि इन लोगों का इन्फ्लुएंस क्या है। इन लोगों का इन्फ्लुएंस, मानेका ख़ानदान का इन्फ्लुएंस, खुद बुशरा बीबी का इन्फ्लुएंस अगर गिना जाए इस मामले में, तो कहाँ तक पहुँचता है। बात तो पता नहीं कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक ना पहुँचे, कानूनी तकाजे क्या हों, पूरे हों ना हों। नैब से सचमुच दुरुस्त बात है कि कोई तवक्को नहीं कर सकते आप। ये नैब का मामला नहीं है, बल्कि तो आज किसी ने कहा है कि तहकीकात तो हो चुकी हैं, एजेंसियाँ तो सारी तहकीकात करके लपेट के अपने पास उसकी फाइलें रख चुकी हैं। अब मसला ये है कि अगर विल है कि इसके हाथ इमरान खान तक पहुँचने हैं, या ये समझा जाता है कि इसके इसरात जो हैं वो हमारी 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 गवर्नेंस पर पड़े हैं, जी। इनका इन्फ्लुएंस इतना था कि हमारी गवर्नेंस पर असर पड़े हैं। ये भी कहा जाता है कि बुजदार इन्हीं की तलाश है, इन्हीं। अच्छा, इसका बैकग्राउंड क्या है उस पर मैं जानना नहीं चाहता। बहुत सी बातों से मैं बाखबर हूँ, लेकिन मैं उनको बयान नहीं करना चाहता, वो बायस हो जाता है। बहरहाल तहकीकात नायब का तो बस की बात मुझे नज़र नहीं आती, होनी चाहिए, और उसके असरात जो भी जिस पर भी पड़े वो पढ़ना चाहिए, कोई हर्ज ठीक है। नहीं है। इमरान की साख खराब होती है या ठीक रहती है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक, लेकिन तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इन लोगों का रोल था इस मुल्क की गवर्नेंस में। शहजाद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, इमरान खान की साख मुतासिर होगी? नैब ने बाकायदा तौर पर फराह खान पर जो लगे इल्ज़ामात हैं
उस हवाले से तहकीकात का आगाज़ कर दिया है? देखिए, पहली बात तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हर आने वाली हुकूमत के साथ उसके अपने हवारी भी आते हैं। ये कारपेट बैगर्स होते हैं। ख़ास तौर पे अब ये जो पुरानी हमारी 2 हुकूमतें हैं या 2 पार्टियाँ हैं, पीएमएलएन या पीपीपी, इनके तो फिक्स्ड हैं, क्योंकि अब ये 30-35 साल से इनके जो ग्रुप्स हैं, जो ओमनी ग्रुप है, जो फलाना ग्रुप है, जो ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ हैं, जो तल्लुकात हैं, ये लोग तो फिक्स्ड हो गए। इनका तो पता है कि जब आएँगे, ये इनकी हुकूमतें आएँगी तो ये अपने साथ इनके लोग ये फ़ायदे लेंगे, और ये तमाम के तमाम लोग जो होते हैं, ये फ़ायदे लेते हैं। हमारे लिए चंबे वाली बात फर्राह खान हो या फर्राह गुजर हो, जो भी उसका नाम है, वो इसलिए हो गई कि ये इमरान खान की पहली मर्तबा थी और उसके हवारी पहली मर्तबा आ रहे थे उसके साथ। सिर्फ ये नहीं, उसके साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे। ये जो सारे कारपेट बैगर्स हैं, ये सब के सब यहाँ पे पैसा बनाने आते हैं, और ये पैसा पहले कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर हुकूमत के साथ अटैच हो जाते हैं, फिर ये मुख्तलिफ मुआहदों के अंदर और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल हो जाते हैं। इसका हम जितना सर्विसेज में रहते हुए जितना करीबी हम मुशाहिदा करते हैं, शायद कम ही कोई और करता होगा। उसके अलावा एक तो ये एस्पेक्ट हो गया, लेकिन दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि नैब का जो इदारा है, उसका काम बल्कि और ज़्यादा मुस्तहकम होना चाहिए, नैब को तेज़ होना चाहिए, तमाम मामलात की ज़रूर इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, उस वक्त तक ये लोग आएंगे, ओवरनाइट आके पैसे बनाएंगे, 3-4 साल रहे, आपस में दोस्तियां यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स किए, पैसे बनाए और गायब हो गए, ऑफशोर जाके वहाँ पैसे जमा कर दिए। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। फराह खान इस दफा में इसलिए सामने आई हैं, लेकिन बहुत से ऐसे और भी नैब के पास पड़े हुए पुराने मुकदमे जो कि सामने हैं, उनके ऊपर कंटिन्यू करने की जरूरत है। इसका ये मतलब नहीं कि वो सारे पाक साफ हो गए हैं, अभी पाक साफ होने में बहुत वक्त लगेगा। हम जानते हैं कौन किस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरीके से करता है, और ये पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जो भी हुकूमतें होती हैं, उन सब के अपने अपने लोग होते हैं। तो इमरान खान की साख को मुतासिर होता देख रहे हैं आप इस केस में? वो देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी, आप बड़ा बेहतरीन पॉइंट अंबर ने बोला, उसको वी नीड टू देखिए, जब तक साइंटिफिक डाटा नहीं होगा, मैं ये पता करना चाहूंगा कि कितने लोग अनडिसाइडेड हैं आज पाकिस्तान में। मुझे पता है इमरान खान के हामी हैं, मुझे पता है कि उनके खिलाफ लोग हैं, लेकिन अनडिसाइडेड कितने हैं? जब तक ये एक नंबर, मैथमेटिकल नंबर हमारे सामने नहीं आ जाता, और कोई ना कोई सर्वे होना चाहिए जो ये डिटरमिन करे, तब हम अंदाजा कर पाएंगे कि उनकी साख को या उनके जो मुस्तकबिल है, जो उनके प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उसको असर होगा या नहीं होगा। दैट विल बी द बेस्ट वे। एंड ट्राई प्लीज, किसी ना किसी को जो आवाज़ जा रही है, ये ज़रूर करना चाहिए, पता चले कि खाम खा में लोग इस चीज़ में ना उलझे रहें कि सारा आधा पाकिस्तान उस तरफ है, आधा पाकिस्तान इस तरफ। ऐसी बात नहीं है, बहुत से अनडिसाइडेड लोग हैं और उनकी क्वान्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक, आपका जवाब आया। नसीम साहब, आपको क्या लगता है इमरान खान की साख कितना मुतासिर होगी फराह खान के खिलाफ जो तहकीकात का आगाज़ हो गया? जवाब साहब, आप किस साख की बात कर रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। कोई किसी की साख खराब नहीं होती। जी जी, मैं वही कहने लगा हूँ, ये कौन सी साख है? क्या एयान अली की वजह से जरदारी साहब की साख खराब हो गई? उनका बेटा अभी वजीर खारजा बन गया। देखिए, जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब को सादिक और अमीन तो नहीं कहा जाता ना, ये इस हवाले से बात हो रही है। जी जी बिल्कुल। क्या मकसूद चपड़ासी की वजह से शहबाज शरीफ की साख खराब होगी? साख से तो इस मुल्क के अंदर कोई आता ही नहीं है। आपको पता है आने और जाने के रास्ते किधर से गुजरते हैं, लेकिन ये बहुत बुरी चीज़ है। जिस तरह आपने कहा कि सादिक और अमीन करार दिया गया था, मेरे ख्याल से जो जेन्युइन और सेंसिबल वोटर है, बेशक उसने उसको वोट भी दिया, लेकिन वो आज ये बात करता है कि आपने बुज़दार को क्यों वज़ीर आला बनाए रखा? सारी दुनिया, पूरा पाकिस्तान उनके खिलाफ था, उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, उनको क्यों बनाए रखा? फराह खान का नाम आज तो नहीं आया, फराह खान का नाम इतने अरसे से आ रहा है, तो क्या तहकीक नहीं होनी चाहिए? और फिर ये हमारे इदारे क्या करते रहते हैं? क्या एंटी करप्शन सोता रहता है? क्या FIA सोता रहता है कि जब ये चीज़ें हो रही होती हैं उस वक्त ये लोग कहाँ होते हैं? और किसी भी मामले को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। कहाँ गए एयान अली वाला केस? कहाँ गया मकसूद चपड़ासी वाला केस? इस तरह के बेशुमार चीज़ें हैं। ये मीडिया पे तो हाइप जरूर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इनसे जो है वो लीडर हजरात को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देख लें कि मियां नवाज शरीफ को तो सुप्रीम कोर्ट से सजाएं मिली हैं, लेकिन उनकी जिस तरह तूती इस वक्त बोल रहा है, तो हमारे मुल्क में ये छोटी मोटी चीज़ें वक्त आता है और गुजर जाता है, साख को कोई इतना खास नुकसान नहीं पहुंचता। क्या तोशा खाना वाला केस तो डायरेक्ट इमरान खान के ऊपर है, क्या उससे उनकी साख को कोई नुकसान पहुंचा? आप देख लें कि वो खुद तकरीरों में खड़े होकर मिसालें दिया करते थे कि ये लोग तोहफे मिलते हैं, ये लोग घरों को ले जाते हैं। फिर आपने एक खुद तोहफा घर ले गए, घर ले जाके उसको आपने बेच भी दिया और बेच के उसको इस्तेमाल भी कर लिया, लेकिन फिर भी उसकी जो उनके गुजरा रहे हैं वो उनकी दलीलें देते हैं उसकी हक में। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो है ना, वो कोई बहुत बड़ा इनकलाब आना चाहिए। ये छोटी मोटी चीज़ें तो अदालतों में आती हैं। एक वक्त होता है कि एक बंदे को चोर डाकू जो है
वो शो किया जा रहा होता है, उसके बाद फिर वो हुक्मरान बन जाते हैं, फिर दूसरी पार्टी के खिलाफ मीडिया ट्रायल शुरू हो जाते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचता। तो मेरे ख्याल से ये साख फाक वाली जो बात है ना, इससे किसी की साख को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब और अंबर शमसी साहबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।